हम्म। शुरू 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 हो गया। हेलो। हाँ मीना जी, हाँ, स्टार्ट। ये है ना, ठीक। ये करिए ना, स्लाइड लगाइए। तो इसको देखते हुए फिर मेरे को लगा कि ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल ये प्रॉब्लम भी हमारी फीमेल कम्युनिटी में काफी ज्यादा है। इसके लिए सबसे पहले अपन ये जाने कि यूट्रस, सब जानते ही होंगे कि यूट्रस एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि पियर शेप्ड है और हमारे जो पेल्विक रीजन है फीमेल बॉडी की उसके अंदर सिचुएटेड होता है। इसका नॉर्मल साइज लेमन की तरह होता है। ये करीब 3 इंचेस लेंथ में, 2 इंचेस विड्थ में और 1 इंच थिकनेस के अंदर, और इसका वेट करीब 60 से 70 ग्राम होता है। ये वो जगह है जहाँ पे जो यंग बेबी है वो ग्रो करता है और वो डेवलप होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, फीमेल के लिए भी नहीं और मैनकाइंड के लिए भी। और यूट्राइन फिब्रॉइड्स जो हैं वो अगर इसमें आ जाते हैं, ये एक एबनॉर्मलिटी है जो कि ये फिब्रॉइड बनते हैं मसल्स से और कनेक्टिव टिश्यूज से, उसकी वॉल्स पे। और ये इसके जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उनमें हिंडर करते हैं। इवन ये कई बार मिसकैरेज के भी कारण बनते हैं और इनफर्टिलिटी भी इनसे क्रिएट होती है। अब ये जो ज्यादातर फिब्रॉइड्स जो हैं ये नॉन कैंसरस होते हैं, लेकिन ये फिब्रॉइड अगर ज्यादा दिन पड़े रहते हैं कैंसर में तो ऐसा देखा गया है कि ये बाद में कैंसरस हो जाते हैं। फिब्रॉइड्स जो है वो नोड्यूलर भी हो सकते हैं, नोड बहुत बड़ी भी हो सकती है और फिब्रॉइड के क्लस्टर्स भी हो सकते हैं। और ऐसा देखा गया है कि ये 1 मिलीमीटर से लेके और 20 सेंटीमीटर तक के डायमीटर में ये सिंगल नोड के भी होते हैं और ये मल्टीपल नोड्स के भी होते हैं। अब ये कहाँ किस किस को हो सकते हैं, एक तो जिसकी फैमिली हिस्ट्री होती है उनमें ज्यादा देखे गए हैं। जैसे अगर मदर को, सिस्टर को फिब्रॉइड्स हैं तो चांसेस होते हैं कि उसको भी फिब्रॉइड हो सकते हैं। फिर ये उनमें जहाँ पे कि है ना, पीरियड जो है वो 10 साल की एज से पहले अगर उसको, फीमेल को पीरियड्स आए होंगे तो उसमें भी संभावना इनकी ज्यादा रहती है। और उसके अलावा हाई अल्कोहल इंटेक कोई लेता है या कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और या किसी को पेल्विक इन्फेक्शन है, उसमें भी इसका इंसिडेंस ज्यादा होता है। अब इसके क्या सिम्टम्स क्या होते हैं यूट्राइन फिब्रॉइड के, ये हम अगर जाने तो अगर फिब्रॉइड छोटे हैं तो हमें कुछ भी फीलिंग नहीं होती है, कुछ भी इसके सिग्निफिकेंट सिम्टम्स नहीं होते हैं। लार्जर फिब्रॉइड्स जो है वो जरूर डिस्कम्फर्ट भी पैदा करते हैं, पेन कंडीशंस भी लाते हैं, लेकिन जो स्मॉल फिब्रॉइड्स हैं उनकी जनरली कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। लार्ज जो फिब्रॉइड्स हैं वो, उसके अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और पेनफुल कंडीशन होती है, कमर में भी दर्द होता है। और उसमें क्या है कि जैसे पेट भरा भरा सा रखता है, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, यूरिनेशन फ्रीक्वेंट होता है, लो बैक पेन हो सकता है और ऐसा लगता है यूरिन जाने के बाद भी कि हमारा ब्लैडर जो है वो खाली नहीं हुआ है। पेन होता है के उसमें और क्रोनिक वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, जबकि ये ओव्यूलेशन से कोई इंटरफियर नहीं करते हैं फिब्रॉइड्स। लेकिन क्या है कि वो जो उसकी यूट्रस की जो इनर वॉल है वो मतलब डिफॉर्म हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि उसका अटैचमेंट उस पे वॉल पे नहीं हो पाता है और ये अल्टीमेटली मिसकैरेजेस को या इनफर्टिलिटी को क्रिएट करते हैं। अब ये कितनी तरह के फिब्रॉइड्स होते हैं, ये करीब मेनली 4 तरह के फिब्रॉइड्स होते हैं। पहला है सब म्यूकोजल फिब्रॉइड्स। ये क्या होता है कि इनर जो यूटेराइन कैविटी है उसके अंदर बल्ब के फॉर्म में होते हैं। दूसरा है सब सीरोसल फिब्रॉइड्स। ये फिब्रॉइड्स जो है वो आउटसाइड वॉल ऑफ द यूट्रस पे होते हैं। इसके बाद में ये पेडिकुलेट फिब्रॉइड्स है। ये फिब्रॉइड्स बोथ साइड
आउटसाइड और इनसाइड दोनों में होते हैं। इनसाइड यूट्रस में जो ये होते हैं इनको पेडिक्युलेटेड सब म्यूकोसल फिब्रॉइड कहते हैं, और जो आउटसाइड यूट्रस में होते हैं इट इज कॉल्ड द पेडिक्युलेटेड सब सीरोसल फिब्रॉइड्स। इसके बाद में चौथा जो टाइप है वो इंट्राम्यूरल फिब्रॉइड्स का है। ये फिब्रॉइड्स उसमें यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड होते हैं। नेक्स्ट, ये फिब्रॉइड्स को हम है ना डायग्नोसिस जो है वो वैसे तो अल्ट्रासाउंड से ही हो जाती है, और आजकल तो एमआरआई का और इनका बहुत यूज किया जाता है, सीटी स्कैन का। तो इन सब से ये इसकी प्लेसमेंट अपन को पता हो जाती है, इसके साइज पता हो जाते हैं, और उसके हिसाब से हम इसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये जो मैंने आपको फिब्रॉइड बताए वो सबकी लोकेशन और ये प्लेसमेंट है यूट्रस के अंदर। अब अगर करस्पॉन्डेंस सिस्टम की अपन बात करें तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसमें एज पर करस्पॉन्डेंस सिस्टम यूट्रस की जो प्लेसमेंट है वो पाम पे जो है वो ये इसमें दो जगह है। एक तो है ये राइट हैंड के थंब पे वार्ड जॉइंट पे जिसमें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं, और एक है राइट हैंड की मिडिल फिंगर के पिथ जॉइंट पे जिसपे कि रिप्रोडक्टिव टिश्यूज आते हैं। इसके अलावा एक हाँ एक मिस हो गया। इसके अलावा ये जो है ना हमारी जो सीवी वाली लाइन है, इसमें जहाँ CV1 की पोजीशन होती है वहां पे भी है ना यूट्रस की पोजीशन है। वहां हम करस्पॉन्डेंस पे दे करके और इनको हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये इंसेक्ट सिस्टम के अंदर भी मैंने इसमें इसकी पोजीशन करस्पॉन्डेंस की बताई है। आगे हाँ। आयुर्वेदिक सिस्टम, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सिस्टम के हिसाब से जो फिब्रॉइड की फॉर्मेशन ये शो करती है कि कहीं ना कहीं जो एनर्जी का ब्लॉकेज हुआ है या एनर्जी का रिडक्शन हुआ है। तो इसको अगर हम जल्दी रेक्टिफाई नहीं होती है या नहीं कर पाते हैं तो ये जो बेनाइन फिब्रॉइड्स हैं ये कैंसरस फिब्रॉइड में चेंज हो जाते हैं। अब क्या है कि जो चक्रा में अपन को इसको है ना कई तरह से ट्रीटमेंट चक्रा से भी होता है। सहस्त्रा चक्रा जो है वो इसका कारण बनता है। जो ट्रैप्ड एनर्जी है उसको मतलब है ना बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जो एक्सेस एनर्जी हो जाती है। तो इसके लिए हमें ना जो मूलाधार जो चक्रा है उसके कॉरस्पॉन्डेंस पे भी है ना 6 स्टार मैग्नेट लगा करके इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके रिलेटेड जो फैलेंजेस हैं, नेल चक्रास हैं, उन पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और अगर क्रोनिक सिचुएशंस हो जाती हैं तो हम इनको योगिक चक्र के साथ साथ RMM और LRMM पे भी इस पे ट्रीटमेंट देके इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये पाम के ऊपर इसकी करस्पॉन्डेंस है जिसपे अपन चक्रा मैग्नेट लगा के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और या मेथी के दाने लगा के कर सकते हैं। अब अगर हम है ना उसके क्या कहते हैं सर्कुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो है ये हॉरिजेंटल मेरिडियन पे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है ब्लड सर्कुलेशन के कंसेप्ट के अनुसार। और ये डिफरेंट पार्ट्स हैं यूट्रस के जिसको दे रखा है कि हम कौन सी हॉरिजॉन्टल लेकर के और हम इस पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो पर्टिकुलरली जिस वाले पार्ट में आप अपना फिब्रॉइड्स हैं उस पार्ट को हम इसको सेलेक्ट करके और उस पर हम ट्रीटमेंट देते हैं। ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट्स है जिनको हम यूजुअली काम में लेते हैं। राइट थंब पे लेते हैं 0 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल के ऊपर। लेफ्ट रिंग फिंगर पे 5/6 LHM पे लेते हैं। राइट मिडिल फिंगर के P जॉइंट पे लेते हैं। राइट थंब के 1/8 0/9 2/7 LVM पे इसके लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। और राइट थंब के 7 8 और 9 VM पे हम 4 5 सेडेट और 3 6 0 टोन करते हैं। टोन नंबर 0 के और RLHM पर 1459 सेडेट एंड 0368 को टोन करते हैं। यूट्राइन ब्लीडिंग में बोथ मिडिल फिंगर का K जॉइंट पे 349 सेडेट और 560 टोन। अगर फिब्रॉइड की वजह से बैक पेन हो रहा है तो हम लेफ्ट रिंग फिंगर पे 0 स्पाइरल पे 4 5 सेडेट और 3 6 टोन का ट्रीटमेंट देते हैं। CM और AM के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोथ मिडिल फिंगर के जॉइंट पे 459 सेडेट 036 टोन देते हैं, और फिंगर नंबर 0 पे और RLHM पे 1459 सेडेट एंड 036 टोन देते हैं।
एक मिनट, थोड़ा सा नीचे करिए, दुखता नहीं ना पर इसके आगे ऊपर छोड़ो। अब अगर अपन टीसीएम के हिसाब से देखें तो ये फिब्रॉइड जो है उसको एब्डोमिनल मासेस की कैटेगरी में रखा गया है। तो एब्डोमिनल मासेस दो तरह के होते हैं, एक तो की मासेस होते हैं और एक ब्लड मासेस होते हैं। अब जो ब्लड मासेस जो है उनके अंदर पैथोलॉजिकल चेंज होकर के वो सॉलिड हो जाते हैं और वो ब्लड का स्टेसिस कर देते हैं। अब फैक्टर्स क्या माने गए हैं टीसीएम के अंदर, ये मासेस क्यों बनते हैं, एब्डोमिनल मासेस क्यों बनते हैं, ये इमोशनल स्ट्रेन से बनते हैं, इम्प्रॉपर डाइट से बनते हैं और एक्सटर्नल पैथोजेनिक फैक्टर्स से बनते हैं। इमोशनल स्ट्रेस के अंदर एब्डोमिनल मासेस जो बनते हैं कि प्रोलॉन्ग एंगर रहा हो, फ्रस्ट्रेशन रहा हो, रिसेंटमेंट रहा हो और हेटेड कंडीशन रही हो तो की का स्टैग्नेशन हो जाता है, और लॉन्ग रन में की का स्टैग्नेशन रहता है तो फिर फिब्रॉइड की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है और स्ट्रेसिस ऑफ ब्लड हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि लीवर चैनल जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लोअर एब्डोमेन के अंदर की के फ्लो में, और ये ऑब्स्ट्रक्शन होने पे इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और ये इसमें फिब्रॉइड का बनना चालू हो जाता है। वुमेन के अंदर जो लिवर ब्लड है वो लोअर एरिया के अंदर, यूट्रस एरिया के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को गवर्न करता है। अब एक्सटर्नल पैथोजेनिक कैरेक्टर्स क्या हैं, देखिए कोल्ड है, डेम्पनेस है, अटैक ऑफ हीट है, बॉडी हीट है। ये अगर बॉडी में लंबे समय के लिए रहती हैं तो इसका इंटरनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है और की और ब्लड का स्टैग्नेशन होता है, फ्लेम का स्टैग्नेशन होता है और उससे फिर फिब्रॉइड की फॉर्मेशन होती है। लंबे टाइम में रहने से एब्डोमिनल मासेस बनते हैं और मोस्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एक्सटर्नल कोल्ड। इसकी वजह से लोअर एब्डोमेन जो है वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड से इंपेयरमेंट हो जाती है और जो कि ब्लड स्टेसिस को क्रिएट करती है। एक्सटर्नल डैम्पनेस भी जो है वो लेग की चैनल्स को क्रिप करती है और लोअर एब्डोमेन में उसको सेटल कर देती है डैम्पनेस को, जो कि फिर फ्लेम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये एब्डोमिनल मासेस बनाता है। पैथोजेनेसिस क्या है डिजीज की, तो ये कहते हैं कि भाई पहले तो इमोशनल अपसेट होता है, इमोशनल अपसेट की वजह से स्टैग्नेशन ऑफ की होती है और स्टेसिस ऑफ ब्लड हो जाता है लिवर के अंदर। इससे क्या होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स हो जाते हैं और ऑर्गन्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन दो जो कि स्प्लीन है और किडनी है, उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है। और ये रेनमो चैनल और चोंगमो जो चैनल है जो मैडम ने बताई भी थी, उनको उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है और वो चैनल लगाने से इसमें बहुत फायदा होता है। फिर टाइप ऑफ यूट्राइन फिब्रॉइड्स टीसीएम के हिसाब से क्या होता है, अब क्या होता है कि डेफिशिएंसी स्प्लीन की और किडनी की होती है तो उससे ब्लड स्टेसिस हो जाती है, लिवर की स्टैग्नेशन हो जाती है। तो इसको हम है ना जो डेफिशिएंसी होने के बाद में हम इनको टोन करते हैं यूटेराइन फिब्रॉइड को ट्रीट करने के लिए। अब इसके मेन सिम्टम क्या है कि फिब्रॉइड जो यूट्रस में होते हैं वो एब्डोमिनल पेन क्रिएट करते हैं मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरेशन में। एक्सेस ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हो सकती है, लाइट कलर मतलब ब्लड का कलर जो है वो लाइट हो सकता है, और कंटिन्यूस ड्रिपलिंग मेंस्ट्रुअल ब्लड की होने लगती है। स्प्लिटलेस, मेलिसी, पुअर एपिटाइट, वीक लेग्स एंड बैक, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाइट कलर्ड ल्यूकोरिया भी हो सकता है, और जो आपकी लाइट रेड कलर की टंग जो है वो थिन वाइट कोट की अपीयरेंस देती है, और पल्स जो है वो फाइन और वीक होती है। ये इसके सिम्टम्स हैं। तो इसके लिए हम स्प्लीन और किडनी को टोन करते हैं, स्टेसिस को रिमूव करते हैं और यूटेराइन ब्लीडिंग को अरेस्ट करते हैं। ये इसमें ट्रीटमेंट्स हैं। फर्स्ट ग्रुप के अंदर UB20, 23, CB4, SP8, SP10, लिवर 3 एंड ST30 को टोन करते हैं, सारे पॉइंट्स को टोन करते हैं इनको। और ग्रुप सेकंड के अंदर लिवर 3, GB34, UB17, 18, CB6, SP10, टोन ऑल। जो फर्स्ट ग्रुप का जो प्रोटोकॉल है उसको 1 महीने के लिए लगाया जाता है और फिर उसके बाद में सेकंड नंबर के प्रोटोकॉल से ट्रीट किया जाता है।
अब दूसरी चीज ये है कि यूटेराइन जो फिब्रॉइड्स है वो लिवर की के स्टैग्नेशन के कारण भी होते हैं। इनकी क्या पैथोजेनोसिस है कि पहले तो क्या होता है कि मेंटल अपसेटिंग से मेंटल डिप्रेशन होता है। मेंटल डिप्रेशन जो है वो स्टैग्नेशन ऑफ की करता है, स्टेसिस ऑफ ब्लड को क्रिएट करता है। और ये जो दोनों चीजें हैं कि की स्टैग्नेशन और ब्लड स्टेसिस ऑफ ब्लड इन यूट्रस, ये यूट्रस फिब्रॉइड को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। मेन सिम्टम जो यूटेराइन फिब्रॉइड का स्टैग्नेशन ऑफ लिवर की से होते हैं, उनके क्या सिम्टम्स हैं? तो उसके अंदर क्या होता है कि फिब्रॉइड तो खैर होते ही हैं, इमोशनल डिप्रेशन होता है, मेंटल अपसेटिंग होती है, सीवियर एनोरेक्सिया होता है, नौशिया होता है और वॉमिटिंग है। ये सारे भी सिम्टम हो सकते हैं और इनमें से एक दो सिम्टम भी हो सकते हैं। फिर येलो स्टिंकी लिकोरिया होता है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं और पीएमएस होता है। अब इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं इसको ट्रीट करने के टीसीएम में? तो हमको की को रेगुलेट करना चाहिए, स्टैग्नेशन को रिमूव करना चाहिए, उसके बाद में ब्लड जो स्टैसिस है उसको रिमूव करना चाहिए एक्टिवेट करके। और इससे क्या होगा कि जो फिब्रॉइड्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, उनकी हार्डनेस कम हो जाएगी और धीरे धीरे वो डिसअपियर हो जाएंगे। ये कुछ है ना जो ट्रीटमेंट्स हैं टीसीएम के जिनसे हम फिब्रॉइड को ट्रीट कर सकते हैं। लिवर 3, ST30, CB3, टोनॉल, SP8 and 10, सेडेट बोथ। देन सेकेंड ग्रुप जो है उसमें TW6, लिवर 3, लिवर 13, 14, GB34 एंड P6, सेडेट ऑल। अब जो फर्स्ट ग्रुप है उसको 1-2 महीने के लिए ट्रीट किया जाता है, फिर उसको लॉन्गर पीरियड के लिए सेकेंड ग्रुप से ट्रीट किया जाता है। और क्रोनिक केसेस के अंदर स्प्लीन और किडनी की जो डेफिशिएंसी है उसको कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि ब्लड फ्लो कंट्रोल होता है। और ये बहुत जरूरी है कि स्प्लीन और किडनी को हम टोन करके और उनकी जो वाइटल एनर्जी है उनको रिस्टोर करें। और ये अगर एनर्जी हम रिस्टोर कर पाते हैं तो स्टैग्नेशन रिजॉल्व हो जाता है। अब इसके साथ में ये है कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ट्रीटमेंट के उसमें। अब पहला है री इन्फोर्सिंग, इट इज द री इन्फोर्स स्प्लीन एंड किडनी। Then resolving, it is to resolve stagnation of blood and activating the blood. Then arresting, it is to arrest bleeding. Menorrhea is common symptom of uterus fibroid. It is due to stagnation. Resolving stagnation will arrest the bleeding. फिर ये कुछ अदर ट्रीटमेंट्स हैं जो कि टीसीएम में दिए गए हैं। GB26, SP8 ये स्पेशल पॉइंट्स हैं इसके लिए, और CB3 इनको ऑल को सैडेट करना पड़ता है। एक्सेस यूटेराइन ब्लीडिंग अगर यूटेराइन फेब्राइड की वजह से है तो GB20, CB3, KS3 एंड LU9 इन सबको सैडेट करना होता है। फिर लिवर की स्टैग्नेशन और लिवर ब्लड स्टेसिस के पॉइंट लगाते हैं। और स्प्लीन की और लंग की जो है उसको भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब स्प्लीन डेफिशिएंट है तो ये ह्यूमिडिटी को बढ़ा देती है और ये ह्यूमिड हीट लार्ज इंटेस्टाइन में क्रिएट कर देती है। तो उससे क्या होता है कि यूटेराइन इन्फ्लेमेशन होता है और उसके लिए ये ट्रीटमेंट लगाया जाता है। LI3, LI11, ST37, SP6, SP9, CB3, 12, UB17, 20, 22, 25, सेडेटॉल। अब ये जो है ये ट्रीटमेंट जो है वो RMM पे है और ये EAV के कंसेप्ट से है। इसमें जैसा बताया गया था कि इमोशनल अपसेटिंग से यूटेराइन फिब्रॉइड होते हैं, तो ये अपने जो 8 नंबर है ये आपके मन को रिप्रेजेंट करता है और इसके ऊपर फिब्रॉइड का ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसी तरह से इंसेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस पे SP11, 12 और 13 पे स्टार मैग्नेट लगा करके और फिब्रॉइड का ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब इसको है ना, अब ये है कि अपन है ना इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर से डॉक्टर वॉल के अनुसार हम कैसे इनको ट्रीट कर सकते हैं। तो उनके कंसेप्ट के अनुसार, डॉक्टर वॉल के कंसेप्ट के अनुसार, हम जो है जो फिब्रॉइड मेरिडियन है उसके जो पॉइंट्स है 5D1 CMP एंड 5D1C,
इनको सेडेट करते हैं, और इसके साथ में दूसरे जो टीसीएम के फिब्रॉइड के पॉइंट्स हैं उनको भी हम यूज करते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल की अगर बात करें तो रैनमो को यूज करके, मैडम ने भी ये बात अभी बताई थी, और चोंगमो को भी यूज करने से इसमें बहुत आराम मिलता है। अब जो योगिक चक्र का कॉन्सेप्ट है उसमें ये कहते हैं कि भाई इम्बैलेंस पोस्ट नेटल जो एनर्जी है उसके इम्बैलेंस की वजह से आपके जो है ये डिजीज होती है, और इसके अंदर जो सहस्त्रार चक्र है वो रोल प्ले करता है। इसमें मूलाधार पे ट्रीटमेंट दिया जाता है, और मूलाधार जो है वो कोल्डनेस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सहस्त्रार चक्र जो है कोल्डनेस का ट्रीटमेंट करता है राइट हैंड की रिंग फिंगर के नेल पे, और इस तरह से इसको हम ट्रीट करते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस ट्रीट करते हैं सारे yin चक्रा को हम इन्फ्लुएंस लेकर के, और जैसे जो टोन करना होता है या सेडेट करना होता है वो करते हैं। फिर ये है कि हम यूट्राइन फिब्रॉइड्स को लाइफस्टाइल से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि अभी जितनी भी ज्यादातर डिजीजेज हैं उनमें लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है, और वही चीज इसके अंदर बताई गई है कि हमें है ना जो ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा लेनी चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, और इसके अलावा जो है ये बीफ, हैम, लैम्ब और अदर रेड मीट नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल का यूज नहीं करना चाहिए, और एकदम से वेट को रिड्यूस होना या एकदम से वेट का बढ़ना ये भी फिब्रॉइड की जो प्रॉब्लम है उसकी रिस्क को बढ़ाता है। फिर हार्मोन के जो डिसरप्टिव केमिकल्स हैं वो हमें नहीं यूज करने चाहिए। नेचुरल और सिंथेटिक जो केमिकल्स हैं उनको नहीं खाना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि प्रिजर्व और आपका पैक्ड और प्रिजर्व फूड है उससे बचना चाहिए। फिर बॉडी जो है सनशाइन विटामिन बनाता है, जब उसको एक्सपोजर टू सनलाइट होता है तो हमको सनलाइट में भी थोड़ा देर बैठना चाहिए हमको अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, जिससे आजकल जो जनरली विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है वो नहीं हो। तो ये सारे लाइफस्टाइल जो चेंजेस है, कहने का मतलब ये है कि भाई हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए इसके लिए कि आपको फिब्रॉइड नहीं हो। थैंक यू। हाँ भटनागर साहब, मीना जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आपका, बहुत ही यूजफुल है हर फीमेल के लिए। हर हर घर घर में इससे परेशानी मिलेगी। और आपका राष्ट्रीय जब नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है वहां भी आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार रहता है। आज भी आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत यूजफुल है। मेरा सभी थेरेपिस्ट से आग्रह है कि इसको अपने परिवार में जहाँ जिसको जरूरत हो अवश्य काम में लें। कोई भी किसी तरह की क्वेरी हो तो आप निश्चिंत निसंकोच होकर बिना भटनागर से पूछे या अपने ग्रुप के माध्यम से बात करें। लेकिन इस प्रोटोकॉल को या स्टेटमेंट को, इस थ्योरी को अवश्य काम में लें। ये बहुत ही लाभदायक है, बहुत यूजफुल है। अपन बहुत सी दवाओं से बच सकते हैं, डॉक्टर के जाने से बच सकते हैं। मेरा सबसे निवेदन है कि इसको अपन अधिक से अधिक काम में लें और इसका पूरा फायदा उठाएं। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इसका यही मकसद है कि अपने जितने भी इससे जुड़े हुए हैं सब अपना प्रेजेंटेशन यहाँ दे सकते हैं, और जो भी वो तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उसको अपने सबके व्यूज रख सकते हैं। इसलिए इसका नाम रखा गया एक व्यूज। आप अपने व्यूज को प्रेजेंट कर सकते हैं, और कोई भी आप उसको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप निस्संदेह इसको आप बिल्कुल आपका शंका समाधान होगा। आज के दोनों प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे रहे हैं, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। किसी भी स्टूडेंट को या थेरेपिस्ट को कोई शंका समाधान हो आप निसंकोच अपने इस ग्रुप में डालें या इनसे डायरेक्ट बात करें, आपका शंका समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों को अगेन पुनः। जी ओवर टू थैंक यू भटनागर सर। साहब। हाँ जी, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और निवेदन है कि अपन अपने और भी जो मेंबर्स हैं जो आपसे मिलने जुलने वाले हैं, कम से कम हर एक को एक बार रिमाइंड कर दें कि आज हम सबको के साथ मिलके बैठना है इस चीज को। क्योंकि अपन नंबर्स कम हो रहे हैं तो देने वालों की इच्छा भी कम हो जाती
है ना। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है जिसमें करीब अपन 120 लोग जुड़े हुए हैं, उसमें से 20 लोग भी हम नहीं इकट्ठे हो पा रहे। तो मेरा एक निवेदन है कि आप सब लोग ये फीडबैक भी दें कि हमारे प्रेजेंटेशन में कुछ कमी है, वो बताएं तो हम अपन इम्प्रूव करें और इसको हम अच्छा बनाएं। धन्यवाद। मैं इसको बंद कर दूं। बिल्कुल सर, ओके, बिल्कुल, बहुत अच्छा है आज का, कोई दिक्कत नहीं। आशा है आपकी होली स्वस्थ और सही होगी। आने वाले समय के लिए अपने आप को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार सर, नमस्कार। ओके।